हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना तो लेसन चल रहा था 12 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लगभग चीजें हो गई थी। फिर उसके बाद में रेन वाटर के बारे में चल रहा था कि हाउ टू कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्वेट एंड मैनेजमेंट वाटर, वाटर का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में ये टॉपिक चल रहा था। फिर उसके बाद में चल रहा था इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो ये टॉपिक हो जाते हैं अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला। इसके बाद में मैं इंटीग्रेटेड शेड मैनेजमेंट के बारे में आपको एक डायग्राम छोटा सा वो करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या हो गया था। एक था खड़ीन, पहला टॉपिक था खड़ीन, खादीन, जिसको खादीन भी बोलते हैं, खड़ीन भी बोलते हैं। मारवाड़ी वर्ड है, तो मारवाड़ी वर्ड का ऐसा कैसा इंग्लिश में, तो इसको आप खादीन खड़ीन कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। तो देखिए खादीन के अंदर क्या चीज होती है कि इसमें इस तरीके से होता है खादीन, आपको बताया भी था, ठीक है। जहां से वाटर जाने के लिए होता है, ठीक है। इस दो साइड की दीवार जो होती है वो पत्थरों की, सीमेंटेड या ईंट की बनी होती है, मजबूत दीवार होती है। और एक साइड से जो दीवार होती है ये थोड़ी कच्ची होती है, ठीक है। ये दीवार होती है थोड़ी कच्ची, और यहाँ से जो है वो वाटर आ भी सकता है, जा भी सकता है। और इन्हीं के पास में कोई जैसे कुआं है या कुछ अन्य ट्यूबवेल लगा हुआ रहता है, जिससे इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी जमा भी होता है, और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो इस साइड में कुएं के अंदर चला जाता है। या कई बार पानी के साथ भी रिस्क के पानी जो है वो मिट्टी के साथ मिक्स करके कुएं में चला जाता है, जिससे उसका वाटर लेवल कंट्रोल में रहता है। खादीन के बाद में पौंड, ठीक है। पौंड के बारे में भी आपको पता है कि पौंड जो है इट इज वेरी ट्रेडिशनल मेथड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का काफी ट्रेडिशनल और ओल्ड मेथड है, काफी पुराना मेथड है, ठीक है। पौंड आप लोगों ने देखे होंगे, जिसको कहते हैं तालाब, ठीक है। जगह जगह पौंड रहते हैं। हमारे जो कुछ पहले के लोग जो पेशे वाले होते थे, वो लोग भी क्या है, इन बड़े बड़े पौंड करवाते थे, ठीक है, पहाड़ों के नीचे या कुछ ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर वाटर हार्वेस्ट किया जा सके, जहाँ पर वाटर की एफिशिएंसी हो। जैसे कई अपने भी यहाँ कई जगह है, मंदिर पहाड़ के नीचे, मनसा माता के मंदिर के नीचे और जगह जगह पर पौंड है, ताकि वो पानी सारा का सारा जो इकट्ठा हो वो वेस्ट न हो करके उस पौंड में ही चला जाए। अच्छा, पौंड के बारे में, पौंड का ही चल रहा था, तो पौंड के बारे में आपको बताया भी था कि पौंड जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसके अंदर किस तरीके की सीढ़ियां होती है, कुछ लोग इसको सीढ़ियों के रूप में भी कन्वर्ट करवा देते हैं। और बीच बीच में जो दीवारें होती है वो कच्ची होती है, ज्यादा पानी के अंदर बीच बीच में जो दीवारें होती है वो इस तरीके से कच्ची होती है। और इनके पास में यहाँ एक कुआं होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या होता है, कुआं होता है, यानी वेल होता है। और अब यहाँ पर पानी को जो भी पानी आएगा, ठीक है, जितना भी पानी आएगा स्टोर करेगा उस पानी को, वो धीरे धीरे, ठीक है। लोग बैठे इसको नहाने के काम में लेते हैं पौंड को, कुछ लोग इसको पीने के भी काम में लेते हैं, इस पानी को छान करके। ज्यादातर लोग इसको नहाने के काम में लेते हैं, कुछ लोग इसको इरीगेशन यानी सिंचाई के काम में भी लेते हैं। तो यहाँ से जो पानी होता है वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है इस कच्ची जमीन में, और इसका कनेक्शन जिसके पास रहता है इस पर रहता है कुएं में। तो लोग क्या करते हैं, इरीगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए नहाने के काम में ये पानी लेते हैं। इसके अलावा पीने का पानी कुएं का लेते हैं। और कुएं के अंदर पानी की कमी होती नहीं है, क्योंकि वैसे भी जमीन से इसमें पानी आ जाता है, और बाकी जो पानी है वो इस पौध से इस कुएं के अंदर आ जाता है। तो ये है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सेकेंड मेथड। नेक्स्ट है लेक। लेक का के बारे में देखिए, लेक है वो दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है। लेक दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल की होती है, जैसे कि नदी लेक सिरोही के अंदर है वो आर्टिफिशियल है, जयसमंद है, ठीक है, ये सारी की सारी आर्टिफिशियल है। इसके अलावा नेचुरल लेक भी होती है, जैसे कायलाना लेक जोधपुर के अंदर जो दिखाई हुई है, ये
जो लेक है ये एक्सप्लोर है। तो लेक भी काफी बड़ी होती है और इसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के के रूप में काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि ये काफी लंबी दूरी तक की होती है, तो इसमें काफी मात्रा में पानी जमा हो सकता है। इसका इसका जो वाटर है, इसके वाटर का यूज किया जाता है, किस चीज में किया जाता है, इरिगेशन में और नहाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है बावड़ी। नेक्स्ट क्या है? बावड़ी। इसमें तो बावली लिखा हुआ है, लेकिन वो बावली नहीं है, वो क्या है, बावड़ी। तो देखिए, अब बावड़ी क्या होती है, देखी हुई है कभी बावड़ी? नहीं देखी हुई? नहीं देखी हुई बावड़ी? हाँ भाई स्टूडेंट्स ऑनलाइन बोलिए। नो सर। हाँ, शायद बोलिए। नहीं। नहीं। बावड़ी तो देखो यहाँ पर भी है, मेसरानी बावड़ी भी तो है सामने। ठीक है। तो अब देखिए, अपन देखते हैं, बात करते हैं बावड़ी। राजस्थान के अंदर बावड़िया देखा जाए तो राजस्थान बेसिकली फेमस ही बावड़ियों के लिए है। ठीक है, आपको हर जगह बावड़ियाँ मिल जाएगी, सब ज़्यादा बावड़ियाँ बूंदी के अंदर है। ठीक है। तो राजस्थान के की एक झलक देखी जाए तो वो बावड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और खासकर अपना शेखावाटी एरिया। शेखावाटी के अंदर जैसे ही अगर आप नेट पर भी सर्च करोगे, आपको बावड़ियाँ जरूर दिखाएंगे। ठीक है। तो बावड़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। ठीक है। बावड़ी भी एक वाटर हार्वेस्टिंग का ही है, एक अदर ट्रेडिशनल मेथड है। और बावड़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। बावड़ी गहरी बहुत होती है, जैसे कुआं होता है ना गहरा डीप में, वैसे बावड़ी भी गहरी होती है। और बावड़ी का यूज जो करते हैं लोग ज़्यादातर नहाने के रूप में ही करते हैं। दूसरी चीज़, बावड़ी की एक विशेषता और है, बावड़ी के अंदर कई पहले जो राजा महाराजा थे, जो सेठ थे, वो लोग क्या करते थे, उसमें चेम्बर बनाते थे, रूम से बनाते थे, जैसे कि सिटी के मेट्रोपॉलिटन सिटी में बिल्डिंग नहीं होती है क्या, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे वैसे उसके अंदर फ्लोर बने हुए रहते थे। अगर बावड़ी पूरी तरीके से पानी से भर जाए तो ऊपर वाले फ्लोर में लोग कपड़े नहा धो करके कपड़े वगैरह पहन लेते थे। अगर जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे आता रहता, वैसे वैसे लोग भी उन फ्लोर में नीचे आते रहते थे, आते रहते हैं। ठीक है। कुछ जगह पर तो बावड़ियों की, कुछ जगह तो ऐसी है जो बावड़ियों की कलाकृति, ठीक है, उसके ऑर्नामेंट के कारण प्रसिद्ध है, यानी कि उसमें डिजाइन की डिफरेंट टाइप की अच्छी अच्छी डिजाइनें दी हुई होती है। ठीक है। तो बस ज्यादा नहीं है, इसका यूज ज्यादातर किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, नहाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टोपा। नेक्स्ट पॉइंट है टोपा। देखिए टोपा क्या होता है। हाँ भाई, टोपा। टोपा क्या होता है, ये ज्यादातर जो डिजर्ट एरिया है ना, डिजर्ट एरिया वहां पर काम में लिया जाता है टोपा को। तो डिजर्ट एरिया के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान के अंदर कुछ इस तरीके की होती है कि कुछ जगह तो रेगिस्तान को उल्टा होता है, कुछ जगह ऐसे ठंडा सा होता है। ठीक है। और इस तरीके से रेगिस्तान की जगह सारी स्ट्रक्चर होती है रेगिस्तान की। तो इस तरीके से जहाँ पर एक खड्डे से होते हैं ना, वहां पर पानी जमा हो जाता है बरसात में। ठीक है ना। यानी कि देखा जाए तो टेम्परेरी वाटर स्टोरेज हो जाता है। तो उसी हम क्या कहते हैं, टोपा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टोपा। कुछ लोग टोपा खुद बना लेते हैं, क्या करते हैं कि जहां पर पानी की काफी कमी होती है, तो देखते हो ना आप गर्मियों में तो कुछ लोग कुंडाले वगैरह भी डालते हैं। कुछ लोग जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए क्या करते हैं, के लिए चेष्टा करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद भी बना देते हैं टोपा। टोपा के अंदर क्या किया जाता है, पानी का खुद दूरी तक का लंबा थोड़ा गड्ढा बना दिया जाता है। तो या तो उसको खुद भर देते हैं, या फिर बरसात से वो भर जाता है, उसके अंदर एक प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। ठीक है। अंदर की साइड में प्लास्टिक बिछा देते हैं। प्लास्टिक बिछाने के बाद में उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। अब ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, ताकि बरसात का पानी आए तो वो नीचे जमीन जमीन में रिसता नहीं है, उसी के अंदर जमा रहता है। और वही क्या करते हैं, पशु पक्षी आते हैं, अपना प्यास बुझाते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो लोग उसको उस वाटर स्टोरेज को क्या करते हैं, अपने डेली यूज में काम में ले लेते हैं। जैसे
इरिगेशन के रूप में काम में ले लेते हैं या घरों की कंजर्वेशन के काम में ले लेते हैं। जब यह ठीक है, जब यह टोपा हट जाता है, मान लो कि बरसात आना बंद हो गई, तो वो जो जगह है उसको इरिगेशन के रूप में काम में ले लेते हैं। क्लियर? तो ये है आपके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। अब ऐसे ही खादीन के अंदर भी यही होता है कि खादीन के अंदर भी, जब आपको खादीन बताया था ना पहले, खादीन में भी ये होता है। खादीन में क्या होता है, दो तरफ मजबूत दीवार होती है, एक तरफ कच्ची दीवार होती है, और चौथी दीवार कैसी होती है, थोड़ी सी ढलुआ होती है, जहाँ से पानी अंदर आ जाता है बरसात का। लेकिन जब ऑफ सीजन आती है, यानी कि जब उसका वाटर पूरी तरीके से हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बरसात भी चली जाती है, तो लोग उसमें इरिगेशन का काम भी, प्लांटेशन का काम भी करते हैं, उसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं, लोग करते हैं उसकी खेती बाड़ी। और जैसे ही बरसात की सीजन आती है, वर्षा ऋतु आती है, उस समय उसको साफ कर देते हैं, वापस पानी से भर जाती है, और उसको अदर वैसे ही काम में लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? Yes, हाँ। sir. हाँ भाई, कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नेक्स्ट देखिए। फिर है कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट का इनके बाद में बता देंगे, छोटा छोटा सा ही है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखो, इसका एक साथ ही बता देता हूं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। हाँ भाई, जो कोल होता है, कोल की कई प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए कोल और पेट्रोलियम एक्चुअली में बना कैसे? हाँ, कोई बता सकता है कार्बन से कैसे बना, तो ये बताओ। हाँ हाँ, श्रुति, Yes, sir. कोल कैसे बना? कार्बन से। वेरी गुड, कार्बन से क्यों भी बना? अरे कार्बन से तो बना, लेकिन बनता कैसे है नेचर में? पता नहीं सर। पलक, No, sir. देखिए अरे ऐसे तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो चलिए बता देता हूँ, कोल और पेट्रोलियम, ध्यान से सुनना, शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ, कोई ज्यादा इतना डीपली नहीं पूछते हैं साइंस के अंदर, और बहुत सी चीजें पूछने के लिए। तो देखिए, कोल और पेट्रोलियम की ये बताते हैं कि काफी हजारों लाखों साल पहले की बात है। उस समय ऐसा माना जाता है कि शायद अर्थ के ऊपर कुछ ऐसा अर्थक्वेक आया होगा। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर अर्थक्वेक आया होगा, या कोई अदर टाइप का डिजास्टर आया होगा। डिजास्टर के रूप में स्टॉर्म भी आ सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा डिजास्टर आया होगा जिसके कारण से लाखों की संख्या में प्लांट और एनिमल, ठीक है, वो जमीन के नीचे दब गए, यानी कि जो जो जमीन थी वो उथल पुथल हो गई। ठीक है, यानी कि लाखों की संख्या में पेड़ पौधे यानी प्लांट और एनिमल्स वो जमीन के नीचे दब गए। क्लियर? फिर उसके बाद में देखिए, जब ये जमीन के नीचे दब गए, तो फिर आज के टाइम में, ठीक है, ऊपर की तरफ से हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर और नीचे क्या है, इसमें टेम्परेचर हाई। ठीक है, जमीन के अंदर तो क्या टेम्परेचर हाई है, और ऊपर से प्रेशर हाई है, जिस कारण से उसके जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो डीके हो गए, नष्ट हो गए, और उसके जो हार्ड पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गए, होल में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? Yes, sir. आ गया ये समझ में? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो उसके जो सॉफ्ट Yes, पार्ट है, sir. जैसे मसल्स वगैरह है, ठीक है, मसल से रिलेटेड है, तो बॉडी की प्रोटीन है, वो तो डिके हो गए, नष्ट हो गए, और जो क्या बचा हुआ पार्ट है, हड्डियां है, और भी जो हार्ड पार्ट है, प्लांट के हार्ड पार्ट है, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, होल के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्लियर? अब देखिए, इस प्रकार से
अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म से अलग अलग प्रकार के कोल बने, तो इस आधार पर 4 प्रकार के कोल पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कोल के 4 टाइप कैसे डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि भाई एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, इस प्रकार से 4 टाइप है ना कोयले की। तो इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन या क्वांटिटी ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर बस इतना ही याद, एक तो 4 टाइप है, ठीक है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, और फिर उसके बाद में लिग्नाइट और पीट है। आपको खाली इतना ही याद रखना है, दो टाइप याद, दो ही चीज याद रख लो, एक तो एंथ्रासाइट और पीट, एक तो है एंथ्रासाइट और पीट। तो देखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है, और बेस्ट और वर्स्ट क्वालिटी का क्यों, एंथ्रासाइट, और वर्स्ट क्वालिटी का कौन सा है, पीट कोयला। एंथ्रासाइट कोल जो है वह बेस्ट क्वालिटी का क्यों है, क्योंकि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो लगभग 92 से 97% तक पाया जाता है, 90 टू 97% तक पाया जाता है। और जो पीट है, इस पीट कोयले के अंदर कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है, लगभग 24 से 28 के करीब परसेंटेज का पाया जाता है कार्बन का। अब देखो यदि कार्बन परसेंटेज हाई होगा तो सीधी सी बात है, वो जो कोल है वो अच्छा जलेगा, आराम से जलेगा, और एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी कम करेगा। इसके अलावा टेम्परेचर भी अच्छा देगा, आराम से जल भी सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम रिलीज करता है। क्लियर, यानी कि ये कोयला बहुत अच्छी तरह से जलता है। और पीट कोयला, पीट कोयले के अंदर जो कार्बन परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब बाकी पार्ट क्या है, वाटर, बाकी पार्ट क्या देता है, वाटर। तो ये चलता भी नहीं, और चलता भी तो धुआं बहुत ज्यादा देता है, ज्यादा इससे टेम्परेचर भी नहीं मिलता। तो आप देखते हो मार्केट में कई प्रकार के कोयले आते हैं, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी के कोयले आते हैं, जिसको आप जला के देखो, पर एक बार जलाने की जरूरत, बहुत अच्छा अच्छी तरीके से चलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दिल्ली से आते हैं, लेकिन कितनी ज्यादा धुआं करते हैं। तो यही होता है कोल के बारे में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम के बारे में, हाँ भाई, एक क्लास में पढ़ा हुआ पेट्रोलियम का कौन, हाँ श्रुति, यस सर। पेट्रोलियम तो बता दे। सर ये भी फॉसिल फ्यूल से ही बना है। हाँ तो कैसे बना, तो बिल्कुल सही है, वही वो आपने भी बताया था ना कोल के लिए। सही है। तो देखो मुस्कान भी हिंदी है, हाँ मुस्कान। अब देखिए नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए कैसे बनता है, पेट्रोलियम भी वैसे ही बनेगा जैसे कोल बना है, ठीक है ना, हेलो, यस सर। हाँ पेट्रोलियम भी वैसे ही बनता है जैसे क्या बनता है, कोल बनता है, कोल की तरह ही बनता है, वैसे ही डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। लेकिन ज्यादातर पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, समुद्रों के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पर एक्वेटिक एनिमल वगैरह जो है वो दब गए, और उसकी जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है ना, क्योंकि समुद्र में उनके प्रोटोप्लास्ट वगैरह सूखेंगे नहीं, तो आप मानते हो नहीं मानते, ऊपर से क्या पड़ा, ऊपर प्रेशर पड़ा, और उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो धीरे धीरे रिश्ता हुआ, उसने आज लास्ट के अंदर क्या बनाया, पेट्रोलियम, क्या बनाया उसने, पेट्रोलियम। क्लियर, पेट्रोलियम। तो उसने लास्ट के अंदर यस बनाया सर। पेट्रोलियम। अब देखो होता क्या है, ये चीज ध्यान रखो, ये आप लोगों ने टेंथ क्लास में भी पढ़ा था, फिर बता देता हूँ कि पेट्रोलियम जो बनता है, जो धरती से जो खुदाई होती है, जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर गुड्डावालाजी, जो जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में गुड्डावालाजी के अंदर तेल के कुएं मिले ना, नाम सुना है क्या, सोम कमला मंदा अमदा, ये इस प्रकार से, ठीक है, सोम कमला अम्बा मंदा, इस प्रकार चार तेल के कुएं मिले। तो यहाँ से जो तेल निकाला जाता है उसे कहते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्या है, क्रूड ऑयल, ठीक है। इस क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्या करते हैं इसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
इस क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया था ना पिछले साल 9th में, ठीक है। तो क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मुस्कान क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सर ध्यान नहीं है अभी। हाँ ध्यान नहीं है अभी। हाँ श्रुति। सर जिसके अंदर पेट्रोलियम को अलग कर किया जाता हो, जिसमें पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता हो। सेपरेट किया जाता है, तो देखो इसमें ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है जिसके बीच में क्या होता है, जिसके मेल्टिंग पॉइंट के बीच में बहुत कम डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है ना, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है। अब देखो इसको जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, पेट्रोलियम। क्या निकलेगा सबसे पहले? इस पेट्रोलियम से क्या निकलेगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम के लिए। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, फिर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, फिर पेट्रोलियम, फिर पेट्रोलियम जेली। इस प्रकार से, यानी वो जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, जिसको आप पेट्रोलियम भी कह सकते हो, कच्चा क्रूड पेट्रोलियम, उससे सबसे पहले क्या निकलता है, पेट्रोल, फिर डीजल। क्योंकि इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो डिस्टिल होगा वो पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, फिर नेचुरल गैस और फिर पेट्रोलियम जेली। इस प्रकार से जो इस प्रकार से हमें एक क्रूड ऑयल से इतनी सारी चीजें मिलती है। तो ये हो गया अपना पेट्रोल के बारे में, क्लियर? कोई दिक्कत? अब आगे करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, वाटर शेड मैनेजमेंट। इसका डायग्राम बना लेना। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, तो देखिए क्या होगा, इसका डायग्राम बनाना। ये घर हो सकता है, हाउस, ये छोटे छोटे प्लांट है, ये ट्री है, ये ऐसे छोटे छोटे प्लांट है। ये है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। बस ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेटेड की हाउस है, कोई भी घर है, तो देखिए लोग घरों के अंदर रहते हैं, तो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे दूर मैदानी पार्ट में रहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसे घनवा जमीन होती है, तो बरसात का पानी आता है, तो बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होकर के यहाँ से इन प्लांट को भी मिलता रहता है और यहाँ से होता हुआ लास्ट में इस कुएं के अंदर चला जाता है, जिस कारण से
इसका जो कुएं का जो वाटर लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है। क्लियर? तो ये हो गया इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अपना लास्ट टॉपिक है चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट है भाई पार्टिसिपेट पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर लास्ट टॉपिक ठीक है भैया। हाँ तो देखिए लास्ट है चिपको मूवमेंट। तो देखिए चिपको मूवमेंट इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि चिपको मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट के लिए अगर अपन बात करें तो ये बात है राजस्थान के अंदर जोधपुर एरिया है। राजस्थान में जोधपुर एरिया के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ी। ठीक है, क्योंकि ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए हुआ है। तो राजस्थान के अंदर जोधपुर है, जोधपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ी गांव। ठीक है, तो वहां की बात है, तो वहां का एक राजा था। तो उस राजा का जो महल था उसने अपना दूसरा महल और साइड में बनाने की सोची और सोचा कि लकड़ियों का एक महल बनाया जाए। तो जिसके लिए उसको काफी मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता हुई। तो उसने क्या किया, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि भाई जंगल में जाओ, लकड़ी काट के लाओ। और जंगल के अंदर जो लोग रहते थे वो भी बहुत दुखी थे, वो लोग पर्यावरण प्रेमी थे, एनवायरमेंटल लवर थे, वो पेड़ पौधे खूब लगाते थे। उनका ये मानना था कि अगर पेड़ पौधे रहेंगे, फॉरेस्ट रहेंगे, तो हमारा एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वहां के जो ये कहानी की तरह सुना रहा हूँ, समझ लो इस चीज। तो वहां के सैनिकों ने वहां गांव के अंदर जा करके एक पेड़ है खेजड़ी नाम का, सुना होगा खेजड़ी की लकड़ी काफी मजबूत होती है, उसको काटना स्टार्ट कर दिया। वहां के गांव के लोगों को भनक पड़ी, तो वो लोग आए। उसमें से सबसे पहले जो आगे होके आई उसमें एक नाम है अमृता देवी। तो अमृता देवी और उसकी 3 बच्चियां आई, उन्होंने उनको समझाया, नहीं माने। तो उनसे फिर जिद बहस करने लगी, झगड़ा करने लगी। तो ये देख करके फिर गांव के लोग भी आगे आए और उन्होंने भी क्या किया, इसी उनका विरोध किया। तो सैनिक नहीं माने, तो फिर वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, पेड़ के चिपक गए। और पेड़ के चिपक जाने के कारण उन सैनिकों ने क्या किया, उनको पेड़ के साथ ही काट दिया। तो उस समय लगभग 363 लोगों को, बिश्नोई समाज के जो लोग थे, बिश्नोई समाज के, उनमें 363 लोगों को पेड़ के साथ ही, आदमी, औरत और बच्चों को पेड़ के साथ काट दिया। ये घटना है लगभग 1730 ईस्वी की, यानी एडी की ये घटना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यही ऐसा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के अंदर भी हुआ लगभग 1973 के अंदर। ठीक है, और 8 साल तक ये इस प्रकार का आंदोलन मूवमेंट चलता रहा। फिर 1981 में भी हुआ। फिर उसकी जो आगे अगुवाई की थी, उसकी लीडरशिप की थी, वो की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। उसको नाम दिया था एपिको मूवमेंट। क्या नाम दिया था उसको? एपिको मूवमेंट। ध्यान रखना, इसके बाद में गवर्नमेंट से भी ग्रेड काटने पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा जो खेजड़ी है, खेजड़ी जो प्लांट है, खेजड़ी प्लांट का बॉटनिकल नेम ध्यान रखना, प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी का जो बॉटनिकल नेम है प्रोसोपिस सिनेरिया है। और अपना स्टेट ट्री कौन सा है? प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी ही है। इसे राजस्थान का कल्प ट्री भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प ट्री या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। बस आज आपका एडिशन कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट टाइम अपनी जो क्लास होगी वो 2 दिन होगी। आज के 3 दिन आपको बताया अपनी जो क्लास